हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी का टेस्ट है, टेस्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर ऐसा कीजिए कि सब्जेक्ट वाइज जितने भी टेस्ट हैं विजन के सारे बना दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने फुल टेस्ट जो था 24 से 35 तक सारे हम लोगों ने बना लिए हैं। इसके बाद 2-3 टेस्ट और आए हैं, उन्हें भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, जो कि आपको मतलब पूरा सब्जेक्ट आपका इसमें रिवाइज हो जाएगा, तो आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ऐसा कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उसका नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि इसका भी और भी रिवीजन कर पाएँ आप लोग। ठीक है, तो जो है और इससे हम जो है अपनी लेमैन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए टॉपिक। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान को प्रायः जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? तो फर्स्ट है कि भारतीय संविधान में समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। सेकेंड है कि भारतीय संविधान में राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों व्याख्या के लिए पर्याप्त नम्यता प्रदान करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ये हमारे सही हैं, क्योंकि जीवंत दस्तावेज इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे जैसे स्थितियां जो आगे चलती हैं, उसमें जो है कोई अगर नियम और कानूनों में संशोधन करने वाला होता है तो उनको संशोधित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा दस्तावेज जीवंत बना रहता है। और इसमें राजनीतिक वर्ग, जैसे संसद कोई कानून बनाती है तो ये राजनीतिक वर्ग द्वारा, और अगर जो मतलब न्यायपालिका कोई अगर रिफॉर्म लाती है संविधान के अंदर, जैसे कि जो मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये केशवानंद भारती द्वारा 1973 में लाया गया था। ठीक, तो ये मूल संविधान में नहीं था, तो इसे भी जोड़ा गया, तो ये मतलब इस संविधान को जीवंत बनाए रखता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से कौन से कार्यों का निष्पादन किया जाता है? मतलब इसके द्वारा जो एससी आयोग है, इसके द्वारा कौन से कार्यों का निष्पादन किया जाता है? तो फर्स्ट है कि अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। सेकेंड है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मात्रा में वृद्धि व कमी का निर्धारण करना। थर्ड है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को सूची तैयार करने या अद्यतन करना तथा आरक्षित कोटे के माध्यम से पदोन्नति हेतु उनके नामों की अनुशंसा करना। तो देखो, ये इनका काम नहीं होता है। जो ये दोनों के दोनों सेकेंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि जो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मात्रा में वृद्धि के और कमी का निर्धारण की जो बात करें, तो ये जो है काम होता है गृह मंत्रालय और एक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, ना कि जो है एससी आयोग द्वारा। ठीक है, ना कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा। ठीक है, और सेकेंड थर्ड में भी जो ये कहा गया है, ये भी कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो ये कर्मचारियों की, जो सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करना, उसे मतलब नवीनीकरण उसमें करना, आरक्षित कोटे और पदोन्नत करने के नामों की अनुशंसा करने का भी काम जो है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मतलब होता है कि यह अनुसूचित जातियों के उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाता है। और इसके साथ साथ उनकी मतलब संरक्षण करना, उनके और सामाजिक मतलब कल्याणकारी और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लाभकारी बनाने के लिए ये कार्य करता है, ना कि जो है इन दोनों के लिए। तो दो स्टेटमेंट गलत हो गए, 2 3 एंड फर्स्ट सही हो गया हमारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, केवल एक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं। तो फर्स्ट है कुछ नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। सेकंड है कि लक्ष्य एवं उद्देश्य जिन्हें हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए। थर्ड है कि मूल अधिकारों के इतर लोगों को प्रदत्त कुछ अधिकार। तो इसमें जो बताया गया है इनके बारे में बताना है कि जो ये नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करते हैं। तो जो इसमें जो बात करें तो ये तीनों के तीनों इसमें जो है स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो है जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जो कुछ नीतियां जिन्हें हम सरकार द्वारा जो बनाई जाती हैं, ठीक है, तो जो बनाई जाती हैं उनके बारे में बात करता है। तो ये जो सरकार द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो आर्टिकल दिए गए उनके अंतर्गत बनाया जाता है, क्योंकि जो क्या ये नीति के निर्देशक तत्व जो दिए गए हैं संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, तो ये भाग 4th में मतलब पार्ट 4th में संविधान के, तो इसमें ये कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करते हैं। और इनका लक्ष्य होता है कि जिन्हें हम समाज के रूप में
अपनाना चाहिए। इनका लक्ष्य होता है उद्देश्य एवं हमें एक समाज के रूप में अपनाना चाहिए। और मूल अधिकारों के इतर लोगों को प्रदत्त कुछ अधिकार होते हैं कि मतलब मूल अधिकार तो होते ही हैं, उसके साथ साथ ये भी अधिकार होते हैं, लेकिन इनको जो है क्या न्यायालय में हम लागू कराने के लिए इनके लिए कोई मतलब विशेष प्रोविजन नहीं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का हमारे हनन होता है तो हम न्यायालय में इसके लिए रिट जारी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं जो ये डीपीएसपी के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलते फोर्थ क्वेश्चन नंबर में। इसमें कहा गया कि भारत में फेडरेशन यानी संघ के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संबंधी विशेषता निहित होती है। सेकेंड है कि भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है और इसे प्रकृति में अर्धसंघी के रूप में वर्णित किया गया है। तो देखो ये जो हमारा ये फेडरेशन के बारे में बात करता है, तो जो ये फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है और इसे अर्धसंघी प्रारूप में देखा जाता है क्योंकि केसी व्हीलर ने इसे जो है अर्धसंघी माना था। ठीक है, और जो ये हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था संबंधी विशेषता निहित होती है संघ में, क्योंकि इसके साथ साथ लिखित संविधान और जो शक्तियों का विभाजन जो है इसमें समाहित होता है। ठीक है, फेडरेशन में मतलब संघ में, क्योंकि फेडरेशन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये जो भारत है ये मतलब एकात्मक शक्तियों को लिए हुए मतलब जैसे रक्षा की संबंधित हो गई, परमाणुविक शक्तियाँ हो गई या तुम्हारी जो है विदेशी मामलों की संबंधित हो गई, ये सारी शक्तियाँ जो है अवशिष्ट शक्तियाँ ये केंद्र में निहित है। कुछ शक्तियाँ जो है मतलब राज्य में भी दी गई हैं, तो दोनों का बंटवारा किया गया है, तो उसी के बारे में ये बात करता है। इसलिए फेडरेशन नहीं है, मतलब ये राज्यों का संघ है, ना कि संघों का राज्य है। ठीक है, जैसे अमेरिका में संघों का मतलब राज्यों का संघ है, लेकिन संघों का राज्य है ये। ठीक है, तो हमारा जो इसमें स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही है, 1, 2 और 3। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को अपने पास मंगवा सकता है यदि उसमें विधि का कोई सारभूत प्रश्न निहित हो जिसकी संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता हो। ठीक है, सेकेंड है इसे स्वयं के निर्णयों या आदेशों या विश्व विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करने और उन्हें संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। थर्ड है कि इसे अंतर्राज्यीय विवादों के मामले में अधिनिर्णय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अधिनिर्णय की शक्ति प्राप्त है, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि अधिनिर्णय की शक्ति यह प्राप्त नहीं है इसे। इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय विवादों के जो मामले होते हैं उनके संबंध में ये जो है जो केंद्र और राज्य और जो मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की या दो से अधिक स्टेटों के बीच जो विवाद होता है अंतर्राज्यीय विवादों का, ठीक है, ये एक अनन्य अधिकार है आर्टिकल 131 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये मतलब अधिनिर्णय की शक्ति नहीं है, अनन्य अधिकार के अंतर्गत शामिल है। और जो ये इसमें कहा गया है कि जो ये शक्ति प्राप्त है कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद को अपने पास मंगवा सकता है, ये आर्टिकल जो है मतलब 32 के अंतर्गत जो हमारे रिट जारी होते हैं उसी के अंतर्गत ये मंगवा सकता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के बारे में बात करें तो ये जो है अपने उन्हें संशोधित करने की उनमें शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हो जाते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सूचीबद्ध अधिकारों पर युक्त निर्बंध आरोपित किए जा सकते हैं। फर्स्ट है लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है कि जो ये मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर ये युक्त निर्बंध आरोपित किए जाते हैं कि अगर लोक व्यवस्था कहीं खराब हो रही है तो उन पे जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स पे, अगर स्वास्थ्य के मामले में कोई अगर परेशानी आ रही है या सदाचार के मामले में। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाता है। और इसके अंतर्गत जो फंडामेंटल के अन्य प्रावधान भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं जिनका जो है जिन पर युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के। और ये धार्मिक स्वतंत्रता जो है फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 के 25 से 28 के आर्टिकल में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 7। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य का फल कहा गया है। तो जो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य का फल कहा गया है, तो फर्स्ट है कि मूल अधिकार को, बी ऑप्शन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, सी है उद्देशिका को और डी है मूल अधिकार को। ठीक है, तो जो इसमें ये कहा गया है तो इसमें जो ये सी ऑप्शन है ये सही है हमारा, क्योंकि जो उद्देशिका को कहा गया है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य का फल है और ये कहा था के एम मुंशी ने। ठीक है, और इसे जो है
N.A. पालकीवाला ने इसे कहा था कि संवैधानिक परिचय पत्र इसको नाम दिया था। और एक थे अलादी कृष्णा अय्यर, ठीक है, इन्होंने इसे कहा था सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है हमारा उद्देशिका, उन्होंने इसे कहकर पुकारा था। और उद्देशिका को इसको भारतीय संविधान में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, इसमें सम्मिलित करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 स्व अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण का प्रदान करता है। यह संरक्षण निम्नलिखित में से किन पर विस्तारित नहीं है? फर्स्ट है मौखिक साक्ष्य, सेकेंड है भौतिक वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण, और थर्ड है कि रक्त के नमूने। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं, मतलब कौन सा सही है इसके संबंध में? तो देखो इसमें जो है मौखिक साक्ष्य इसको भी सम्मिलित किया गया है, और इसमें जो ये मौखिक साक्ष्य है इसे जो है मतलब रक्त के नमूने को सम्मिलित किया गया है, और भौतिक वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है, जो स्व अभिशंसन में जो है कहा गया है कि विस्तारित नहीं है, तो इसमें इसको विस्तारित किया गया है। और ये मतलब विस्तारित हैं। और जो ये मौखिक साक्ष्य है और प्रलेखीय साक्ष्य है, तो इन दोनों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो सी ऑप्शन सही है, और इसे आर्टिकल 20 में इसका संपूर्ण उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये जो मतलब आपराधिक कानून है इन्हें भूतलक्षी आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ दोहरा मतलब दंड नहीं दिया जा सकता, यानी एक बार एक अपराध के लिए अगर एक व्यक्ति को दंड दिया जा चुका है तो दोबारा उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। ये भी प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 20 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा है कि राज्य के अधीन सेवाओं और नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों के आरक्षण के प्रावधान हेतु राज्य की संवैधानिक शक्ति के रूप में निम्नलिखित में से किसके अधीन संरक्षित है? तो ये बताना है। तो फर्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड बी है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सी है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है समता का अधिकार। तो ये जो कहा गया है तो ये डी ऑप्शन सही है, ये समता के आधार के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। और ये समता का जो आधार होता है ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 से 18 में इसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है समानता के संरक्षण का अधिकार, समता का अधिकार दिया गया है, जो राज्य के अधीन सेवाओं के नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों के आरक्षण के प्रावधान है। तो राज्य की संवैधानिक के रूप में निम्नलिखित में से इसके आधार पर संरक्षित किया गया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि अनुच्छेद 33 के अधीन विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधानमंडलों को। सेकेंड है अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधि को किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 33 के तहत निम्नलिखित विधि में केवल सशस्त्र बलों के युद्धक कर्मचारियों और अधिकारियों को शामिल किया गया है। तो देखो इसमें थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि केवल इसमें कहा गया है कि केवल युद्धक कर्मचारियों को तो नहीं, गैर युद्धक को भी शामिल किया जाता है, जैसे नाई हैं, कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, और इसके साथ साथ जो खाना बनाने वाले कुक हैं, और ये सब मतलब जो छोटे छोटे हैं मोची हैं, दर्जी हैं, इनको भी सम्मिलित किया जाता है, उन पर भी ये लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। और फर्स्ट एंड जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है इसके संबंध में ये दोनों के दोनों सही हैं। ये जो है आपको देखने को मिलते हैं जो अर्धसैनिक बल होते हैं या पुलिसकर्मी होते हैं, सशस्त्र बल है या खुफिया एजेंसी होते हैं, इन सभी पर ये लागू होते हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, 1 और 2, ठीक है। चलते हैं 11 क्वेश्चन नंबर में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कर्मचारियों और अधिकारी, मतलब कौन से कर्मचारी और अधिकारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं शामिल है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के संबंध में बताया गया है। तो देखो इसमें उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, सेकेंड है कि संसदीय सचिवालय के कर्मचारी, थर्ड है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, और फोर्थ है रक्षा सेवाओं के सिविलियन अधिकारी। तो देखो इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी और रक्षा सेवाओं के सिविलियन अधिकारी दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें संसदीय सचिवालय के कर्मचारी और जो है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी शामिल नहीं किए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा जो इसके साथ साथ जो रक्षा संबंधी जो होते हैं, यानी रक्षा सेवा के अधिकारी व मतलब सदस्य व अधिकारी जो होते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है।
तो और इसके साथ साथ जो इसमें और जो शामिल कौन कौन से हैं, तो जैसे केंद्रीय नागरिक सेवा के अधिकारी होते हैं, केंद्र के अधीन मतलब कोई सिविल पद पर कोई कार्यरत अधिकारी हैं, वो भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 इसमें स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया है कि यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है तो इस स्थिति में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। सेकेंड है कि मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। थर्ड है कि अनुच्छेद 21 और 22 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तन में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है, ये 20 और 21 नहीं होते हैं, 20 और 22 नहीं है, 20 और 21 जो आर्टिकल हैं। ठीक है, 20 और 21, 22 इसमें नहीं शामिल है। 20 और 21 जो होते हैं उस पर जो है कोई परिवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता, और सारे जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। और जो ये अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो ये सशस्त्र विद्रोह जब होता है, जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है 352 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत, तो 359 के अंतर्गत ये जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये मूल अधिकार होते हैं, जो अन्य मूल अधिकार होते हैं, वो 300 जो है मतलब 358 के अंतर्गत आर्टिकल 19 के स्वतः निलंबित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति निलंबित करता है। और 359 जो होता है, ठीक है, आर्टिकल 359 के अंतर्गत अन्य मूल अधिकार है उन्हें निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो नहीं, सेकेंड वाला हमारा सही है, ये मतलब सेकेंड वाला देखो इसमें हमारा सही है, और जो हमारा फर्स्ट वाला ये भी गलत है, क्योंकि ये निलंबित स्वतः नहीं होते हैं, ये सशस्त्र विद्रोह के संबंध में नहीं होते हैं। जो बाह्य या मतलब युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है उसके संबंध में ये होते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया और ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ए ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, बी है सांविधिक अधिकार, सी है विधिक अधिकार, और डी है मूल अधिकार। तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, जो आर्टिकल दिया हुआ है 243, ठीक है, 243 एन तक, ठीक है, उन्हीं में ये प्रोविजन किया गया है। और इसी के अंतर्गत जो किया गया था वो पंचायती राज अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी के अंतर्गत ये भाग जो हमारा 9 है उसी में ये प्रोविजन किया गया है। संवैधानिक अधिकार है पंचायत का चुनाव लड़ने का, ठीक है, उसी में प्रोविजन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो फर्स्ट है कि भारतीय संसद की संप्रभुता, सेकेंड है कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, थर्ड है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो देखो इसमें जो है संसद की संप्रभुता, भारतीय संसद की संप्रभुता के बारे में जो बात करते हैं हम, ठीक है, तो भारत की जो संप्रभुता है, जो संसद की संप्रभुता ये नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई जैसे संसद कोई कानून बनाकर एक्ट बनाकर कानून बनाता है, तो अगर वो संविधान के खिलाफ होता है तो क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। इसीलिए इसे मतलब भारतीय संसद की संप्रभुता नहीं है इसके अंतर्गत। और इसमें जो ये नाम मात्र का वास्तविक कार्यपालिका है, तो ये तो हमारा सही है, और कार्यपालिका और विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों हेतु अर्हताएं शर्तें निर्धारित की गई हैं। सेकेंड है निर्वाचन आयुक्तों की सेवा निवृत्ति के पश्चात सरकार द्वारा किसी अन्य पद पर नियुक्ति प्रतिबंधित है। तो ये गलत स्टेटमेंट है दोनों के दोनों, क्योंकि इनके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए, और इनका जो है कोई मतलब प्रतिबंधित नहीं किया गया। ये किसी भी पद पर जो है इसके रिटायरमेंट के बाद जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। तो इसे भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और सरकार क्षेत्रों और राज्य संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। तो देखो जो इसमें कहा गया है कि कौन सा अधिनियम है, किसके बारे में ये उल्लेख करता है, तो इसमें देखो भारतीय संविधान अधिनियम 1858 और चार्टर अधिनियम 1853, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये
भारत सरकार अधिनियम 1858 था, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसी के बाद ये अधिनियम लाया गया था। तब जो है शासन को बेहतर बनाने के लिए, ताकि भारतीय जनता में उनका विश्वास कायम हो और बेहतर शासन हो, ताकि जो है उनका जो भारतीय जनता का रोष खत्म हो, ठीक है। तो इसीलिए ये लाया गया था भारत शासन अधिनियम, और इसी के अंतर्गत एक पद नियुक्त किया गया था वायसराय, ठीक है, पद बनाया गया था, जिसका जो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में उल्लिखित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उपबंधित किया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सेकेंड है, सरकारों द्वारा धार्मिक विन्यासों और तीर्थ यात्रियों पर कोई शुल्क या कर आरोपित नहीं किया जा सकता। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो है नहीं, सेकेंड स्टेटमेंट जो इसमें कहा गया है 17 क्वेश्चन नंबर में कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तो इसमें गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें कर मतलब किसी शुल्क को तो आरोपित किया जा सकता है, लेकिन किसी कर को आरोपित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें शुल्क को आरोपित किया जाता है, तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फर्स्ट ये सही है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है, जो आर्टिकल जो 25 है उसी के अंतर्गत, ठीक है, 25 से 28 के अंतर्गत किया गया। उसमें जो आर्टिकल 27 है इसकी बात करता है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आर्टिकल जो है 28 की बात करता है, ठीक है, कि शुल्क आरोपित किया जा सकता है। और ये शुल्क आरोपित करने का ये कारण नहीं है कि किसी धर्म को प्रमोट करना होता है, ये मतलब होता है कि उसके मतलब प्रचार प्रसार को मतलब आगे बढ़ाया जा सके, ना कि उसके मतलब किसी को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई और विदेशी भारतीय नागरिक यानी ओसीआई कार्ड धारक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि दोनों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए प्रवेश वीजा की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड है, कृषि बागान संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित मामलों के संदर्भ में दोनों की स्थिति समान है। तो ये गलत है। देखो, कृषि और बागान के संबंध में तुम्हारा एनआरआई तो खरीद सकता है, ठीक है, कृषि और बागान की संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में, लेकिन जो है ओसीआई होता है यानी विदेशी भारतीय नागरिक होता है, इसे जो है इसके संबंध में अधिकार नहीं है। ये हाँ, इसके संबंध में एक अधिकार दिया गया है, जैसे मतलब कोई वित्तीय कोई है, मतलब आर्थिक योग्यता मतलब आर्थिक निवेश है या वित्तीय निवेश है या शैक्षिक प्रोविजन है, तो उसमें इसको जो है समानता दी गई है, ठीक है। और इसमें जो कहा है कि वीज़ा के लिए, तो जो एनआरआई होता है इसके लिए जो एक मतलब वीज़ा दिया जाता है, मतलब जो जीवन पर्यंत इन्हें वीज़ा दिया जाता है, लेकिन जो एनआरआई के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संविधान में प्रत्येक राज्य है तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी पद का प्रावधान किया गया है। सेकेंड है कि केवल अल्पसंख्यक के कल्याण से संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को ही पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो देखो, इसके लिए कोई जो मतलब जो योग्यता का प्रोविज़न नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए प्रत्येक राज्य के लिए, तो ये गलत है। ये मतलब एक भारत का एक मतलब विशेष अधिकारी होता है भाषाई अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है, जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और मतलब राज्य को प्रस्तुत करता है और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, और जो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे स्टेटमेंट हैं, ये 19 नंबर में दोनों गलत हो जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ठीक है, और इसकी कोई योग्यता का प्रोविज़न नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। और इसे जो है जो ये इसको जो भाषाई अल्पसंख्यक की बात करें, तो इसे आर्टिकल 7 मतलब आर्टिकल 350B में जोड़ा गया था, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, ठीक है, उसी के अंतर्गत। और ये भाषाई का जो प्रोविज़न किया गया है, तो आर्टिकल मतलब भाग 17 में इसका प्रोविज़न किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो फर्स्ट है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, और सेकंड है कि संघ राज्य क्षेत्र और किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला क्षेत्र। तो इसमें देखो, ये फर्स्ट वाला इसमें केवल सही है और ये दोनों गलत हैं, क्योंकि जो ये राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये एक व्यापक परिभाषा है, ठीक है, भारतीय संघ के बारे में, क्योंकि राज्यों के क्षेत्र के बारे में राज्य के संघ और संघ शासित प्रदेश और किसी भी समय भारत द्वारा अर्जित
किया जाने वाला राज्य वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र के संबंध में ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। तो फर्स्ट है कि संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक द्वारा। सेकेंड है संसद के विशेष बहुमत से पारित विधेयक द्वारा। थर्ड है कि संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधायकों के अनुसमर्थन से पारित विधेयक। थर्ड है कि संसद के पूर्ण बहुमत से पारित विधेयक के संबंध में। तो जो ये कहा गया है कि राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए, तो देखो ये जो इसके बारे में जो बात करता है, राज्य के जो प्रोविज़न जो किया गया है इसमें, तो इसमें ये ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जो आर्टिकल 3 में इसका पूरी तरह से उल्लेख किया गया है आर्टिकल 3 में कि संसद के साधारण बहुमत से ही विधेयक पारित हो जाता है। इसके लिए कोई संविधान संशोधन या विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 22। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता एवं समानता के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है समानता के अभाव में स्वतंत्रता बहुसंख्यकों पर कुछ लोगों के आधिपत्य को स्थापित करेगी। सेकंड है स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत प्रयासों को बाधित करेगी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि समानता के अभाव में स्वतंत्रता बहुसंख्यकों पर कुछ लोगों के आधिपत्य को स्थापित करेगी, क्योंकि अगर नहीं होगी तो वह बहुसंख्यकों पर अधिरोपित हो जाएगी। ठीक है, और स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत प्रयासों को बाधित कर सकती है। अगर समानता नहीं होगी तो ये स्वतंत्रता व्यक्तिगत लोगों को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, और देखो इसमें जो स्वतंत्रता का ये प्रोविज़न किया गया है, स्वतंत्रता और समानता का, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसी के अंतर्गत इसका प्रोविज़न किया जाता है। ठीक है, तो 23rd क्वेश्चन नंबर में इसमें कहा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका गठन 1947 में राज्यों के पुनर्गठन के निर्धारण हेतु किया गया था। इसे फजल अली आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इसे एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया गया था। तो जो इसमें स्टेटमेंट इसमें जो दिया गया है, ये जो फर्स्ट वाला इसमें, तो ये तो गलत है, क्योंकि इसे 1947 में गठित नहीं किया गया था। इसका जो पुनर्गठन 1953 में किया गया था। ठीक है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश के एक श्री राम लल्लू पोट्टल थे, उन्हीं के संबंध में उन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया था। इससे उनकी मृत्यु भी हुई थी, तभी ये भाषाई आधार पर ये पुनर्गठन इसका किया गया था राज्यों का। इसी के अंतर्गत फजल अली आयोग की अध्यक्षता में मतलब ये गठित किया गया था, और इसके अन्य सदस्य 2 थे, जो 3 सदस्य ये आयोग था। इसमें एक सदस्य थे KM पडिक्कर और HN कुंजरू। ठीक है, इसके सदस्य थे, और इसके आधार पर इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि 16 राज्यों की स्थापना की जाए और 2 यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। और पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है सेकेंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। तो हमारा सही हो जाता है 2, 3, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि रिट अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रिट अधिकारिता के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय को भी रिट अधिकारिता का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करती है। सेकेंड है उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है, और उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रिट अधिकारिता का उपयोग करने से मना किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर उच्च न्यायालय, क्योंकि जो उच्च न्यायालय की जो रिट अधिकारिता है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत है, तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं है, तो ये मतलब मना कर सकता है। और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता जो है 226 के अंतर्गत दी गई है, जिसमें जो है उसके निवारण के लिए कोई अन्य उपाय भी सुझाव दे सकता है, इसीलिए इसे व्यापक कहा गया है। ठीक है, और ये जो कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों के प्रवर्तन है तो उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में रिट की अधिकारिता का उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया जा सकता है संसद द्वारा। ठीक है, विधि बनाकर। तो ये हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर। 25 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और संबंधित विचारधाराएं दी गई हैं। तो इसमें कहा गया है कि राज्य के निर्देशक तत्व के संबंध में किससे कौन सी विचारधारा संबंधित है। तो फर्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी बढ़ावा देना, तो गांधीवादी ये विचारधारा है। सेकेंड है कि मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग का प्रतिषेध, तो ये उदारवादी क्या विचारधारा है। थर्ड है कि
देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करना। तो देखो ये जो आपको देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जो सुनिश्चित करना, ये समाजवादी विचारधारा नहीं है, ये उदारवादी विचारधारा है और ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत DPSP के अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य औषधियों के उपयोग के लिए प्रतिषेध के लिए, तो ये आर्टिकल जो आपको ये देखने को मिलेगा, जो आर्टिकल हमारा है 47, ठीक है, आर्टिकल 47 के अंतर्गत ये इसका प्रोविज़न किया गया है। और ये भी जो आपको देखने को मिलेगी तो ये गांधीवादी विचारधारा है, ठीक है। तो और ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी संघवाद आधार पर बढ़ावा देना, ये गांधीवादी विचारधारा एक सुमेलित है। तो फर्स्ट ऑप्शन सुमेलित है, सेकेंड और थर्ड दोनों गलत हैं। और ये गांधीवादी विचारा जो है ये आर्टिकल 43 के अंतर्गत इसका प्रोविज़न किया जाता है, ठीक है, कुटीर उद्योगों के व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाता है केवल एक ऑप्शन, ठीक है, केवल ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें कि क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं जिनका गठन राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। सेकंड है सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। थर्ड है कि इसके निर्णय राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होते हैं। तो देखो ये जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं सलाहकारी होते हैं, ठीक है। और सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नहीं होते, गृह मंत्री होते हैं, ठीक है, होम मिनिस्टर होते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत है। ये जो आपको राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 का जो एक्ट था, ठीक है, उसी के अंतर्गत इनका जो है गठन किया जाता है। तो ये एक मतलब सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, ठीक है। और ये 5 क्षेत्रीय परिषद होती हैं जिनका जो है जो समय समय पर इनकी मीटिंग होती है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और राज्य के 2 मंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और राज्य सचिव इसके भी सदस्य होते हैं। तो वो लोग इसकी जो है उसके विकास और बढ़ावा देने के लिए, उसके राज्य के बेहतर प्रशासन के लिए और विचार के लिए, उसके विकास के लिए ये सलाह देते हैं, ठीक है। और वो सलाह बाध्यकारी नहीं सलाहकारी होती है, ठीक है, माने या ना माने। और इसमें ये जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं इसमें आपको देखने को मिलेगी, एक तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, एक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी है, पश्चिमी है और मध्य क्षेत्रीय परिषद है। और एक इसके अलावा जो बनाई गई है पूर्वोत्तर विकास परिषद, ठीक है। तो ये 1971 के आर्टिकल के अंतर्गत बनाई गई है, ठीक है। तो ये एक मतलब अलग बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट में कहा गया है कि नेक्स्ट है 27, इसमें कहा गया कि नीति आयोग की टीम इंडिया विंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो फर्स्ट है प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सेकंड है प्रत्येक राज्य के केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि। थर्ड सी ऑप्शन है कि उच्च कोटि के डोमेन विशेषज्ञ और विद्वान। थर्ड है कि नीति आयोग के साथ कार्य करने वाले युवा विद्वान और प्रशिक्षु छात्र। तो देखो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि इसमें इंडिया विंग में शामिल हैं। क्योंकि जो ये नीति आयोग है, नीति आयोग 3 टीमों में काम करती है। एक तो इंडिया विंग हो गई, ठीक है, दूसरी है आपको कंसल्टेंसी विंग देखने को मिलेगी और तीसरी है आपकी रिसर्च विंग, ठीक है। ये 3 विंगों पे काम करता है ये नीति आयोग। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तुम्हारा जो रिप्लेस करके जो योजना आयोग था उसे रिप्लेस करके इसको बनाया गया था। और ये एक संविधानेतर निकाय है, मतलब एक ऑर्डर द्वारा बनाई गई, सरकार के ऑर्डर द्वारा बनाई गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, प्रावधान है उसके स्रोत हैं। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिका का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कनाडा का संविधान और अवशिष्ट शक्तियों का विचार ब्रिटिश का संविधान। तो देखो ये गलत है। जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार था ये आपको कनाडा से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक शक्तियाँ जो है ये आयरलैंड से ली गई हैं, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो हमारा सही है, दोनों गलत हो जाते हैं, ये दोनों हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड है राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और फोर्थ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखो ये आपको पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका जो है संवैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया है 238 बी के अंतर्गत। अभी अभी इसका जो आयोग आया था, जो 102वां संविधान संशोधन किया गया है उसी के अंतर्गत 2018 में, उसी के अंतर्गत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और राज्य लोक सेवा आयोग तो 315 से 323 तक इसका प्रोविज़न किया गया है। लेकिन ये सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार ये एक मतलब एक्ट द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सांविधिक निकाय हैं, ना कि संवैधानिक निकाय हैं।
तो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये पूछा गया है। तो 3 और 4 हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ठीक है, 3 और 4। और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग था, ये 2003 के एक्ट द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और मानवाधिकार आयोग का जो अधिनियम एक्ट था, ये मानवाधिकार संशोधन अधिनियम एक्ट, तो ये बनाया गया था 1993 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि 30 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सेकंड है मूल कर्तव्य, थर्ड है कि सी ऑप्शन संविधान के उद्देशिका में निहित है, निहित मूल से है, और डी ऑप्शन है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय है। तो देखो ये ए ऑप्शन सही है, जो ये नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, इसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 49 है यही बात करता है राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि किसी अन्य देश को भारतीय राज्य क्षेत्र के अध्यापन से संबंधित विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। सेकंड है इस प्रकार के विधेयक को साधारण विधेयक के समान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो देखो ये जो होते हैं ये मतलब संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, जो किसी अगर हम किसी मतलब अपने क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र को अध्यारोपित करते हैं तो उसके लिए संशोधन लाया जाता है। ये संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत लाया जाता है, ठीक है। तो ये विशेष बहुमत से किए जाते हैं, ना कि साधारण बहुमत से। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और इसके लिए पूर्व जो संविधान संशोधन होता है इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो जाते हैं, हमारे डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। तो नेक्स्ट है हमारा 32, इसमें कहा गया है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के आरोपण के निम्नलिखित में से कौन से निहितार्थ हैं, मतलब कौन से मतलब उसके आधार पर क्या क्या मतलब किया जा सकता है। फर्स्ट है कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। सेकेंड है संसद द्वारा राज्य के बजट और राज्य विधानसभा के विधेयकों को पारित किया जा सकता है। और थर्ड है कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियाँ उच्च और प्रकारियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ उच्च न्यायालय की शक्तियाँ उच्च न्यायालय के ही पास बनी रहती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जो इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है, और जो संसद द्वारा राज्य के बजट और राज्य विधानसभा के विधेयकों को पारित किया जाता है, ठीक है, संसद द्वारा। तो एक और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 33, इसमें कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो फर्स्ट है क्रमशः प्रांतों और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का अंगीकरण। सेकेंड है इस अधिनियम की कार्यप्रणाली की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन। थर्ड है लोक सेवा आयोग की स्थापना। तो जो हमारा देखने को मिलेगा भारत शासन अधिनियम 1919 का जो इसका था, इसके अंतर्गत देखो केंद्र में द्वैध शासन नहीं किया गया था, इसमें जो है प्रांत में द्वैध शासन किया गया था, ठीक है, लागू किया गया था, मतलब द्वैध शासन प्रणाली अंगीकरण किया गया था। लेकिन अगर केंद्र में द्वैध शासन की बात करें तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, ठीक है, 1935 के अंतर्गत किया गया था केंद्र में द्वैध शासन, और राज्य में मतलब प्रांतों में खत्म कर दिया गया था द्वैध शासन, ठीक है। और इस कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह एक वैधानिक आयोग था, और लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी के अंतर्गत की गई थी। तो दोनों ये स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। चलते हैं 34 में। इसमें कहा गया है कि किस देश के लोकतांत्रिक चुनाव के संचालन है तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। तो फर्स्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास समान मूल्य का एक मत होगा, और सेकेंड है चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होगी। थर्ड है कि नियमित रूप से चुनाव का आयोजन होगा, और फोर्थ है विजयी उम्मीदवार के लिए कुल डाले गए वैध मतों का 50% से अधिक प्राप्त करना होगा। तो ये गलत होता है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक चुनाव के संचालन हेतु जो लोकतंत्र के संबंध में बारे में बात करें तो इसमें जो है ये 50% वाला जो नियम लागू नहीं होता है। इसमें जो आपको लागू होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो जितने भी उम्मीदवार होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो मत प्राप्त करता है उसी को विजयी घोषित कर दिया जाता है, वो चाहे 50% से अधिक हो या कम हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाता है, और इसके लिए जो लोकतांत्रिक चुनाव संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास समान मूल्य का समान मत होगा, और चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होगी। नियमित रूप से चुनाव कराए जाते हैं, जैसे भारत में जो है प्रत्येक 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का होता है, और पंचायतों का होता है। इसी के आधार पर, ठीक है, नियमित चुनाव कराए जाते हैं। तो जो है लोकतंत्र में जो है शक्ति जो है जनता में निहित होती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2 और 3।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक आवश्यक विशेषता है। तो फर्स्ट है कि लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सभी प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। सेकेंड है प्रत्येक वयस्क निवासी को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है जिसका मूल्य समान होना चाहिए। थर्ड है कि सी ऑप्शन सरकार संविधान के आधारभूत नियमों और नागरिक अधिकारों द्वारा सीमित होता है और लोगों की राय जानने हेतु नियमित रूप से जन संग्रह कराया जा सकता है। तो देखो ये हमारा इसमें जो 35 में कहा गया है तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सरकार संविधान के आधारभूत नियमों और नागरिकों के द्वारा सीमित होती है, क्योंकि जो है संविधान में जो नियम है जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अंतर्गत जो है सरकार को अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो न्यायालय जा सकता है। और जो इसमें जो नागरिकों के अधिकार जो नागरिकों द्वारा सीमित किए जाते हैं, तो ये जो चुनाव होता है जो मतलब इसके लोकतंत्र प्रणाली में जो हम किसी नेता को जो हमारा प्रतिनिधि होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है एक नियमित समय में, तो ये मतलब नागरिकों द्वारा ही सीमित किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कहा गया है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है। सेकेंड है अल्पसंख्यक को धार्मिक या भाषाई या और नरजाति अल्पसंख्यक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये सेकेंड गलत है, क्योंकि जो है संविधान में हमारे जो देखने को मिलेगा संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो प्रोविज़न किया गया है ये आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसी के अंतर्गत 29-30 में किया गया है। इसमें 2 प्रकार की जो है अल्पसंख्यकों की बात की गई है, धार्मिक और भाषाई, लेकिन नरजाति अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई है, तो ये गलत हो जाता है। और इसमें जो हमारे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषित नहीं किया गया है, तो हमारे ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 37। इसमें कहा गया है कि संविधान की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो यह समाज के लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। सेकेंड है कि यह राजतंत्र की अनुपस्थिति को सुनिश्चित करता है। थर्ड है कि यह सरकार की शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करता है। फोर्थ है कि यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम बनाता है। तो देखो ये फोर्थ भी ऑप्शन हमारा फोर्थ स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डीपीएसपी के अंतर्गत जो हमको जो नियम बनाए जाते हैं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार और जो जितने भी प्रोविज़न किए गए हैं कि रोजगार पाने का अधिकार, अवसर की समानता के बारे में जो बात करता है, सब अवसर और प्रतिष्ठा और आर्थिक समानता, सामाजिक समांतरता के बारे में बात करता है, तो ये हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए डीपीएसपी के अंतर्गत इसका प्रोविज़न किया गया है। और ये जो है ये शक्तियों की सीमाएं आरोपित करती है, क्योंकि जनता द्वारा इसे जो है जो संविधान क्या करता है, अगर कोई कानून पार्लियामेंट कोई असंवैधानिक बना देती है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे असंवैधानिक बना दिया जाता है, तो ये सीमित हो गई, इसकी सीमित किया जाता है। राजतंत्र की अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दो आपको देखने को मिलेगा जो राजतंत्र जो ब्रिटेन में देखने को मिलेगा तो वहाँ भी संविधान है लेकिन लिखित नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन तो वहाँ जो है इसका प्रोविज़न किया गया है, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, स्टेटमेंट। और ये समाज के लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करता है कि जनता का विश्वास बनाए रखे, तो संविधान द्वारा ही ये मतलब किया जाता है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 में इसमें कहा गया कि निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संविधान द्वारा निवारक निरोध के संबंध में विधि निर्माण हेतु केवल संसद को अधिकृत किया गया है। सेकेंड है कि केंद्र सरकार द्वारा आवधिक समीक्षा और अनुमोदन के पश्चात निवारक निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इसमें प्रोविज़न किया गया है जो आर्टिकल 22 है। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये निवारक निरोध के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 3 महीने तक हम किसी को नज़रबंद रख सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीने से अधिक आपको नज़रबंद रखना है तो एक मतलब सलाहकारी बोर्ड द्वारा जो मतलब उसकी संशोधित करे तभी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या होने चाहिए, उन्हीं का ये मतलब बोर्ड के अंतर्गत ये सलाह दी जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें संविधान द्वारा जो फर्स्ट में कहा गया है कि ये केवल संसद द्वारा नहीं, इस पर जो है राज्य भी विधि बना सकती है, राज्य सरकारें की भी मतलब राज्य विधानसभाएं भी इस पर विधि बना सकती हैं, क्योंकि जो संसद जो है ये जो विदेशी मामले होते हैं या डिफेंस से संबंधित मामले होते हैं या इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित मामले होते हैं, इन्हें छोड़कर राज्य क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये हमारे गलत हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलते 39 में। इसमें कहा गया है कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। सेकेंड है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर एक विदेशी नागरिक को अपने मूल देश की नागरिकता बनी रहती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उसकी नागरिकता नहीं, अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देशीकरण के द्वारा हमारे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे अपने देश की नागरिकता त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रोविज़न है, ना कि दोहरी नागरिकता का। ठीक है। और ये जो कहा गया है कि भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिक के बच्चों को देश के जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उन्हें जो है जन्म के आधार पर प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो जो है देश से बाहर रह रहे हैं। देश में मतलब भारतीय संविधान में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक का बच्चा जैसे मतलब जो जन्म के आधार पर उसी को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो भारत का नागरिक, जिसके माता पिता भारत के नागरिक हों या फिर उसकी माता या पिता कोई भी भारत का नागरिक हो और उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है। तो ये दिसंबर 2004 के बाद जितने भी जन्मे हैं भारत से बाहर, तो उनको जो है देशी जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं, उनके लिए जो है अन्य प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यानी यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कार्मिक प्रबंधन के मामले में सरकार के लिए यूपीएससी से परामर्श लेना अनिवार्य नहीं है। सेकंड है कि यूपीएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवार के चयन का आशय यह नहीं है कि उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है, जो ये दोनों के दोनों जो हमारे स्टेटमेंट हैं। ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है फर्स्ट वाले में, तो ये फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कार्मिक प्रबंधन के मामले में सरकार के लिए यूपीएससी से परामर्श लेना कोई अनिवार्य नहीं है। हाँ, लेकिन तब ले भी सकती है और नहीं ले सकती, लेकिन अनिवार्य नहीं बनाया गया है। ठीक है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवार के चयन का आशय यह नहीं है कि उन्हें नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है। उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट की, उनके मतलब उनको कहाँ निवास है, क्या है, मतलब जितने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनके बारे में, उसी के बाद नियुक्ति दी जा सकती है। ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए हैं। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सेकंड है राज्यों में अवस्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू के शाखा कार्यालयों के संबंधित शिकायतों की जांच राज्य सूचना आयोग द्वारा की जाती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो राज्य के जो सूचना आयोग होता है उसका क्या कार्य होता है कि वो मतलब राज्य सरकार के अधीन जितने पीएसयू हैं, ठीक है, उन्हीं के मतलब उन्हीं की संबंधित शिकायतों की जांच और मतलब उन्हीं की शिकायतों की जांच कर सकती है, ना कि राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू को। ठीक है। और ये फर्स्ट में जो कहा गया है, तो ये जो जिला स्तर पर सूचना आयोग की स्थापना नहीं की जाती है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयोग की स्थापना की जाती है और सूचना आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है इसका। चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट है 42। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कार्य भारत के संविधान सभा द्वारा किए गए थे। तो फर्स्ट है साधारण कानूनों का अधिनियमन। सेकंड है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अंगीकरण। थर्ड है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो इसमें जो देखने को मिलेगा, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, इसमें जो राजेंद्र प्रसाद जो बने थे उन्हें प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। भारत के प्रथम ये भारतीय संविधान द्वारा ही बनाए गए थे। और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था और साधारण कानूनों का अधिनियमन किया है। ठीक है, भारतीय संविधान मतलब संविधान सभा ने। तो डी ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका गठन 1946 में किया गया था कैबिनेट मिशन के बाद। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि राज्य के आधे सदस्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से होने चाहिए। सेकंड है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को से संबंधित राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि यह राज्यपाल पदच्युत नहीं कर सकता। जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जरूर की जाती है, लेकिन इनको पदच्युत राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, यानी प्रेसिडेंट द्वारा। और आयोग के मतलब सदस्यों के लिए कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं किया गया है कि आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगे। ठीक है, इनके लिए कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे जो स्टेटमेंट हैं ये गलत हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा
सही हो जाता है इसमें 43 क्वेश्चन नंबर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। तो फर्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग, सेकंड है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें केवल और केवल थर्ड जो स्टेटमेंट है ये सही है हमारा, क्योंकि सतर्कता आयोग है ये राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है केवल एक। लेकिन जो केंद्रीय सूचना आयोग जो बात करें तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो है मतलब संबंधित राज्य सरकार को, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग क्या करता है, अपना जो है केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है ये केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि आंध्र प्रदेश का मद्रास से पृथक होना, सेकेंड है हरियाणा और पंजाब का पृथक होना, गुजरात का गठन और सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करना। तो देखो ये सिक्किम को 1975 के अंतर्गत भारतीय संघ में शामिल किया गया था, गुजरात का जो है गठन 1960 में किया गया था। ठीक है, हरियाणा का जो पृथक्करण जो किया गया था ये देखने को मिलेगा, हरियाणा का पृथक्करण 1966 में। ठीक है, और जो मद्रास का जो पृथक्करण आंध्र प्रदेश से हुआ था ये 1953 में हुआ था। तो इसे जो है कालाक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही कालाक्रम में देखो आंध्र प्रदेश को पहले हो गया, फर्स्ट हो गया पहला। ठीक है, उसके बाद जो है 1960 हो गया। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, टू और फोर्थ, मतलब पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किनकी अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रांतीय संविधान समिति, सेकेंड है मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, थर्ड है कि राज्यों के लिए समिति। तो ये फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकारी समिति के लिए अध्यक्षता जो है सरदार पटेल ने की थी, लेकिन जो है राज्यों के लिए समिति के लिए इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो हमारा एक और दो मतलब ए ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दिया गया वाक्यांश सर्वाधिक उपयुक्त है। तो फर्स्ट है राज्यों को किसी विदेशी राज्य को अध्यारोपित किया जा सकता है, सेकेंड है मूल संविधान के तहत राज्यों का 4 समूह में विभाजन, थर्ड है कि संविधान द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी जा सकती, थर्ड है किसी राज्य को क्षेत्रीय सीमा के राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो देखो इसमें ये जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ के बारे में उपयुक्त अगर बात करें तो हमारा सी ऑप्शन सही है, क्योंकि संविधान द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि राज्य क्या करता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी राज्य की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 में इसका प्रोविजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट में 48 में। इसमें कहा गया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, सेकेंड है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की अनुशंसा करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और भारत के न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं, मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं, थर्ड है कि यह निकाय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत मामलों के अभियोजन का संचालन करता है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो इसका सही है, क्योंकि यह निकाय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत मामलों के अभियोजन का संचालन करता है। लेकिन ये सेकंड वाला गलत है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति होती है सीबीआई के निदेशक की, इसमें जो है गृह मंत्री शामिल नहीं होते, इसमें प्रधानमंत्री और जो है विपक्ष का नेता और इसके साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त कोई मतलब उनका प्रतिनिधि। ठीक है, तो इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, और इसका जो है ये एक सांविधिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसको जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नियुक्त किया, मतलब एक गृह मंत्रालय के ऑर्डर मतलब संकल्प के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये गलत है। लेकिन जो इसकी शक्तियां हैं सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी जो शक्तियां हैं ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत प्राप्त है, मतलब शक्तियाँ इसके अंतर्गत प्राप्त हैं। लेकिन इसका गठन जो किया गया था वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक संकल्प द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सांविधिक निकाय नहीं है, तो इसका थर्ड सी ऑप्शन सही है, केवल 3 इसका स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व निर्धारित करता है, सेकेंड है कि यह अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है न कि विदेशियों को। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। ये जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है
ये आर्टिकल 21 में आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स है, और ये भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होता है। और अभी जो शिक्षा नीति आई है, ठीक है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि अब तो जो है 3 से 18 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति जो 2020 की आई है उसमें प्रोविज़न कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है फर्स्ट वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि हमारा लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ऐसे सभी देश जहां चुनाव आयोजित कराए जाते हैं वहां शासन व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। सेकेंड है सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में एक लिखित संविधान होता है। तो ये गलत है, क्योंकि सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में एक लिखित संविधान होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है वहाँ, लेकिन लोकतंत्र है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। और ऐसे सभी देश जहाँ चुनाव आयोजित कराए जाते हैं और वह शासन व्यवस्था का लोकतांत्रिक स्वरूप वहाँ मतलब ऐसे सभी देश जहाँ चुनाव आयोजित कराए जाते हैं वह शासन व्यवस्था का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि सभी ऐसे ही देश हों, क्योंकि भारत में तो लोकतांत्रिक है तो वहाँ चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा चाइना में लोकतंत्र मतलब जो राजतंत्र देखने को मिलता है। देखो ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है और चाइना में भी लोकतंत्र तो है, मतलब लोकतंत्र नहीं है लेकिन चुनाव आयोजित कराए जाते हैं वहाँ पे। तो जो है ये देखने को मिलेगा, चाइना और ब्रिटेन को इसमें देख सकते हैं। तो हमारा जो है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो जाते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अगला इसका आपको कल अगले दिन मतलब इसका पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। एक दोस्त को तो कम से कम आप लोग को शेयर बनता है, एक लाइक और एक शेयर, ठीक है, ताकि मेरी मेहनत भी काम आए और आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपनी जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहें। एग्ज़ाम बहुत पास है, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करते रहिए, ठीक है। और आई होप आप लोग जो है इस बार 2020 में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है जितने लोग आप लोग ये मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हमसे, जो अगर आप इतने विजन की सारी टेस्ट सॉल्व कर ली तो मतलब आपका अगर अच्छे से कंसंट्रेट करके आपने अच्छे से कर लिया तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।